पिछले वीडियो में हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का भी अध्ययन किया। इस वीडियो में हम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग से संबंधित नियमों को समझेंगे। अब ये नियम क्या है? तो पहले तो हम ये देखें कि ये प्रोनाउन होता क्या है। अब जैसे देखा कि बाय डेफिनेशन a pronoun is a word which is used in place of a noun. So naturally it must be of the same person, gender and number as the noun. क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वह शब्द है जो संख्या के स्थान पर प्रयोग होता है। तो इसलिए सर्वनाम का पुरुष, लिंग और वचन संख्या के पुरुष, लिंग और वचन के समान ही होना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब ये दो वाक्यों को देखिए आप। मोहन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही ऑलवेज डज वेल इन हिज एग्जाम्स। अब पहला सेंटेंस है मोहन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो इसमें नाउन क्या है? नाउन है मोहन। अब उसकी विशेषताएं क्या है? अब मोहन का मतलब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम मोहन है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन में आता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो थर्ड पर्सन। लड़का है तो इसलिए मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। एक ही व्यक्ति है इसलिए ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन। अब हमने ये मोहन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? ही। तो प्रोनाउन क्या है? ही। अब ही का हमको देखना है पर्सन, जेंडर और नंबर क्या है। अब पर्सन क्या है? पुरुष क्या है? थर्ड पर्सन है, बिकॉज ही हमने कहा किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और ही जो प्रोनाउन है वो मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग होता है, तो ये पुल्लिंग है, एक ही व्यक्ति है इसलिए वो सिंगुलर नंबर भी है। तो जैसे आपने देखा जो भी विशेषताएं मोहन जो संज्ञा है उसकी जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं प्रोनाउन ही की भी है। तो ये ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन का स्थान लेता है। अब एक और सेंटेंस देखिए आप। शीला लव्स टू कुक, The dishes she prepares are truly delicious. तो पहला सेंटेंस देखते हैं, शीला loves to cook। तो इसमें नाउन क्या है? शीला। विशेषताएं क्या है? थर्ड पर्सन है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। लड़की है तो फेमिनिन जेंडर है और एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर नंबर। अब प्रोनाउन क्या यूज किया हमने? The dishes she prepares। तो प्रोनाउन है शी, थर्ड पर्सन है और शी जो है प्रोनाउन वो यूज होता है स्त्रीलिंग के साथ और ये भी सिंगुलर नंबर है। तो दोनों बिल्कुल एक समान है। शीला की जो विशेषताएं हैं वही प्रोनाउन शी की विशेषताएं हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, ये पहला नियम। अब दूसरा, इफ देयर आर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स in a sentence joined by the conjunction and, the pronoun used must be of plural number। मतलब एक वाक्य में यदि दो या दो से अधिक एक वचन संख्याएं हैं और उनको जोड़ा जाता है एक समुच्चय वाचक से and, तो जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो किस वचन का होना चाहिए? बहुवचन का। सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। Harry and Tom are good friends. They always go out together. तो पहला सेंटेंस देखते हैं, Harry and Tom are good friends। तो इसमें नाउन्स कितने हैं? तो नाउन्स हैं दो, Harry and Tom। अब दोनों को हमने जोड़ा है कंजंक्शन से and, इसलिए हैरी एंड टॉम कहते हैं। अब इनके लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया है?
दे। दे जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है। अब क्यों है? बिकॉज दो व्यक्तियों की बात हो रही है, हैरी और टॉम दोनों मिलकर कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए एक से अधिक लोग हैं, इसलिए हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं। वानी एंड गीता आर सिस्टर्स बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब वानी और गीता दो बहनें हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो ये सेंटेंस है। अब इसमें हमको देखना है नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन क्या क्या है इसमें? दो हैं, वानी, गीता। जैसे कहा गया दोनों को जोड़ा गया है कंजंक्शन एंड के साथ। अब इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन है दे। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे, तो दे प्लूरल नंबर है। क्यों? बिकॉज दो लड़कियों की बात हो रही है, वानी एंड गीता, तो एक से अधिक हैं, तो इसलिए प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है। अगला नियम देखिए, if there are two or more singular nouns in a sentence and they are connected by or, either or, neither nor, the pronoun is normally singular. मतलब एक वाक्य में दो या दो से अधिक संख्याएं हैं और वो एक वचन के हैं, और उनको कैसे जोड़ा गया है? और, either or, neither nor, इस प्रकार के शब्दों से जोड़ा गया है, तो प्रोनाउन जो है वो भी एक वचन होना चाहिए। सेंटेंस से ये स्पष्ट हो जाएगा, जॉन और टिम मस्ट गिव हिज रिमार्क्स एट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। अब दो या दो से अधिक बोला, जिसमें कितने हैं नाउन? दो हैं, जॉन, टिम। दोनों के बीच में कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है? और। तो जॉन और टिम। तो इनके साथ में जब हम यूज करते हैं प्रोनाउन, तो हमें प्रोनाउन क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है, इसलिए हमने लगाया है हिज रिमार्क्स। ये हिज क्यों लगाया? देयर क्यों नहीं कहा? देयर प्लूरल होता है। हिज क्यों लगाया? बिकॉज दोनों को बात नहीं करना है, दोनों को रिमार्क्स नहीं देनी है। जॉन को बोलना है कंपटीशन के बाद में, या टिम को बोलना है, किसी एक को बोलना है, इसलिए सिंगुलर है, और हम प्रोनाउन जो है वो हिज जो है उसका उपयोग करते हैं। Neither Renu nor Sudha has learned her dialogues. इसमें भी दो नाउन्स हैं, रेनू, सुधा, और प्रोनाउन क्या हुआ है इसमें यूज? वो भी सिंगुलर है, हर। क्यों? बिकॉज रेनू और सुधा को अलग अलग से उनके बारे में जिक्र हुआ है कि रेनू ने भी नहीं सीखा डायलॉग, सुधा ने भी नहीं सीखा, इसलिए ये अलग अलग से उनका प्रयोग हुआ है। तो नाउन भी, जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है। When two singular nouns have each or every before them and are joined by the conjunction and, the pronoun must be singular. इसका मतलब क्या है कि फिर से दो नाउन्स है, सिंगुलर नाउन्स हैं, एक वचन है, और उनके साथ में क्या प्रयोग होता है? ईच या एवरी, और इन दोनों नाउन्स को जोड़ा जाता है कंजंक्शन एंड के साथ, तो हमें प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज करना है। अब सेंटेंस देखिए, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट मस्ट डू हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल। अब इसका मतलब क्या है? अब स्कूल में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि हर टीचर को और हर स्टूडेंट को अपना जो है अच्छे से, ही मस्ट डू हिज बेस्ट, काय के लिए? स्कूल के स्टैंडर्ड को, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए। अब इसमें हर व्यक्ति को अलग अलग से उसके बारे में कहा गया है, ईच टीचर, ईच स्टूडेंट। तो जब प्रत्येक व्यक्ति का जो जिक्र होता है, तो हमें प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर यूज करना है, तो इसलिए प्रोनाउन हिज जो है उसका प्रयोग हुआ है। If the noun in the sentence is a collective noun which is taken as a whole or as one unit,
The pronoun should be singular in number and neuter in gender. अब ये पढ़ने से लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए कि सेंटेंस में, वाक्य में एक नाउन है और वो किस प्रकार का नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, और इसको हमने, ये जो कलेक्टिव नाउन है उसको हमने एक साथ एक इकाई के रूप में लिया है। तो प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक वचन, सिंगुलर, और उसका लिंग जो है वो न्यूटर जेंडर होना चाहिए, नपुंसक लिंग। सेंटेंस से ये स्पष्ट हो जाएगा। द क्लास वॉज रिवॉर्डेड फॉर इट्स डिसिप्लिन। अब इसमें हमको देखना है पहले कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या है, क्लास। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब सबको मिला के हमने उसको एक कलेक्टिव टर्म दिया है, क्लास। तो नाउन तो हो गया हमारा क्लास, कलेक्टिव नाउन। अब उसके लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है इट्स। अब इट्स क्यों यूज किया, क्योंकि क्लास में जितने भी बच्चे हों, क्लास को हमने एक इकाई के रूप में लिया है। तो एक इकाई है तो एक ही है इसका मतलब, तो प्रोनाउन है इट्स, तो वो सिंगुलर है। अब क्लास में लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये तो स्पष्ट हुआ नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में हमको जो है जेंडर, न्यूटर जेंडर लेना है, नपुंसक लिंग, इसलिए इट्स का प्रयोग होता है। द फैमिली एंजॉयड इट्स आउटिंग। इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, फैमिली। परिवार के जो सदस्य हैं सब मिलके कहीं बाहर गए सैर सपाटे पे, तो वो जो है फैमिली जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अब उनके लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया है, फिर से इट्स यूज किया है। क्यों, बिकॉज फैमिली एक यूनिट है, एक इकाई है, तो एक ही होने के कारण हमको सिंगुलर लेना है। अब इस परिवार में जो लोग गए हैं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम उसको न्यूटर जेंडर का मानते हैं और इट्स लेते हैं। तो जब स्पष्ट हो जाए कि केवल लड़कियां गई हैं तो हम उसको स्त्रीलिंग लेंगे, केवल लड़के गए हैं तो हम पुल्लिंग लेंगे। जब हमको मालूम नहीं है कौन गया है, केवल फैमिली कहा है हमने, तो उसके लिए हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं, इट्स। However, if the members who are part of the collective group are treated as individual units, the plural number of the pronoun must be used. इसका मतलब ये एक अपवाद है कि जब वाक्य में कलेक्टिव नाउन हो, जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा, लेकिन उस ग्रुप के विभिन्न जो सदस्य हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हमने एक इकाई के रूप में नहीं लिया है, तब हमें प्लूरल नंबर का प्रयोग करना है प्रोनाउन के लिए। जैसे द टीम लॉस्ट बिकॉज देयर परफॉर्मेंस लैक्ड मोटिवेशन। क्या मतलब है, ये खिलाड़ियों हैं, उनका दल है टीम, अब वो हार गए, तो टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है, उनके लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया है, देयर। प्लूरल यूज किया है। क्यों यूज किया प्लूरल, को टीम में काफी सदस्य हैं, अब डिपेंड करता है कौन सा खेल वो खेल रहे हैं, हो सकता है 10 लोग हों, 11 लोग हों, जो भी हों। अब इतने सारे लोग हैं, तो हमने इसमें इस सेंटेंस में क्या किया है, हम ये कह रहे हैं कि वो टीम के सदस्य जो हैं उन्होंने ठीक से नहीं खेला। क्यों, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, क्योंकि प्रेरणा का अभाव था, कि खेलते समय हमें प्रेरणा होनी चाहिए जीतने की, अब वो नहीं है तो हार जाएंगे। तो ये देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि हम उस टीम के सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल नंबर यूज होता है देयर। यदि हम पिछले एग्जाम्पल जैसे उसे एक इकाई के रूप में देखें, तब हमको सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, द टीम लॉस्ट बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस लैक्ड मोटिवेशन। ये हम उसके सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं। When there are more than one noun or pronoun in the objective case in a sentence and they are joined by a conjunction, the personal pronoun used must also be in the objective case or accusative case. देखते हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा करके उसका समझने की कोशिश करते हैं कि एक वाक्य में
एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन हो और वो किस प्रकार के हों, ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक हों, और उनको कैसे जोड़ा गया है, एक कंजंक्शन के माध्यम से। तो जो हमको प्रोनाउन यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन, वो भी कर्म कारक में होना चाहिए। सेंटेंस देखिए तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। My father brought gifts for my sister and me. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, my father। वर्ब क्या है, brought। क्या लेके आए, गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लेके आए, फॉर whom, फॉर my sister and me। मतलब सिस्टर जो है वो नाउन है, me प्रोनाउन है, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। क्यों, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं गिफ्ट लेके आए किसके लिए, फॉर whom, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सिस्टर एंड मी। तो नाउन है सिस्टर, प्रोनाउन है मी। अब ये प्रोनाउन बिकॉज ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हमको मी ही यूज करना है, आई नहीं कहना है, क्योंकि आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक होता है। यहाँ हमको कर्म कारक यूज करना है। तो इसलिए जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो हमको उसके संबंध में जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। Ajay was naughty in class. Our class teacher took him and me to the staff room. अब अजय के बारे में बात हो रही है, शरारती बच्चा होगा, क्लास में शैतानी की। तो क्लास टीचर ने क्या किया, Our class teacher took him and me to the staff room. तो इसमें प्रोनाउंस क्या है, हिम है जो अजय को रेफर करता है, और मी। अब इसमें भी हमको मी जब हमने लगाया है, हिम और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है वहां। क्लास टीचर टुक whom, अब whom क्वेश्चन पूछने से हमें जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हिम एंड मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए यहाँ भी हमको मी का प्रयोग करना है, आई का प्रयोग नहीं करना है। अब एक प्रोनाउन होता है इट। अब ये एक प्रकार का ऐसा प्रोनाउन है जो अलग अलग स्थितियों में उसका प्रयोग होता है। तो इसको हम देखते हैं, अलग अलग स्थिति जिसमें इट प्रोनाउन का प्रयोग होता है। पहला है फॉर इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव वस्तु जिसमें जीवन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड अ विसल इन माई पॉकेट, आई डोंट नो व्हेन इट फेल आउट। तो नाउन क्या है, विसल, और विसल के बदले कौन सा हमने प्रोनाउन यूज किया है, इट। तो विसल जो है वो नपुंसकलिंग है बिकॉज वो वस्तु है, तो हमें प्रोनाउन भी उसी प्रकार का प्रयोग करना है, तो वो इट वहां प्रयोग होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ। फॉर चिल्ड्रन व्हेन द नाउन इज ऑफ कॉमन जेंडर, जब बच्चों का जिक्र होता है और हमने जो है ये नहीं बताया कि वो लड़का है कि लड़की, हमने उसको कॉमन जेंडर उभय लिंग का प्रयोग किया है, तब हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेबी वाज सिटिंग ऑन अ टॉल चेयर एंड एंजॉयिंग इट्स ब्रेकफास्ट। अब बेबी जो है वो तो एक लिविंग बीइंग है, लेकिन हम बॉय बोले तो हमको कहना पड़ेगा एंजॉयिंग हिज ब्रेकफास्ट। गर्ल बोलेंगे तो एंजॉयिंग हर ब्रेकफास्ट। ये हमने वो दोनों नहीं कहा, हमने बेबी कहा है। तो जब हमें मालूम नहीं है कि वो बॉय है कि गर्ल है, केवल बेबी कॉमन जेंडर यूज किया है, तो प्रोनाउन जो है वो कैसा होता है, न्यूटर जेंडर का होता है, इट्स का प्रयोग होता है। टू एम्फसाइज द इफेक्ट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, कभी जब हम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उस पर हम थोड़ा और दबाव डालने के लिए, थोड़ा और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज आई हु स्पोक इन योर फेवर। अब एक्चुअली इसको हम आई स्पोक इन योर फेवर कह सकते हैं, लेकिन हमने
सेंटेंस में थोड़ा दम लाने के लिए, थोड़ा जोर लाने के लिए क्या कहा? इट वॉज आई हु स्पोक इन योर फेवर। उसी प्रकार इट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून। हम केवल कह सकते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून, लेकिन थोड़ा और प्रभाव लाने के लिए हमने कहा इट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून। तो ये इट का प्रयोग ऐसा भी होता है। विथ रेफरेंस टू टाइम, वेदर एंड सिचुएशन, मतलब समय के बारे में जब हम बात करें, मौसम के बारे में या स्थिति के बारे में, तब इट का प्रयोग होता है। जैसे स्थिति है इट इज डार्क, अंधेरा हो गया है तो इट इज डार्क। इट इज अ ब्यूटिफुल स्टारलेट नाइट, मान लो बहुत सुंदर रात है, पूरे तारे हैं, तो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टारलेट नाइट। टाइम के बारे में, समय के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज 5 PM। तो इस प्रकार की स्थिति में हम इट का प्रयोग करते हैं। विथ रेफरेंस टू एनिमल्स, बर्ड्स, मान लो हम पशु पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम इट प्रोनाउन जो है उसका यूज करते हैं। द डॉग कॉट द कैट बाय इट्स टेल, कुत्ते ने क्या किया? बिल्ली का जो है पूंछ पकड़ा, तो ये इट्स टेल बोलते हैं, बिकॉज वो एनिमल्स और बर्ड्स के कनेक्शन में। द बर्ड फेल इनटू द पॉन्ड एंड ब्रोक इट्स विंग्स, तो यहाँ भी प्रोनाउन जो है इट्स वो बर्ड के कनेक्शन में है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में हम जो है न्यूटर जेंडर यूज करते हैं, इट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नियमों का भी हमने अध्ययन भी किया, और विश्वास हम करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया। अब आइए अपने इस ज्ञान को और मजबूत बनाने के लिए teacher.com पर क्विक टेस्ट लीजिए। इस सरल टेस्ट को पूर्ण करके सबमिट बटन दबाएं। आपको तुरंत अपने टेस्ट का फल दिखाई देगा एवं सही उत्तर की व्याख्या भी मिलेगी। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।